हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारे फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था NTA UGC नेट का, उस एग्ज़ाम के अंदर 17 क्वेश्चन उन प्लेलिस्ट की वीडियो से देखने को मिले थे। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं सभी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, उन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाता है, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के वीडियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रहने वाला है, जिसके अंदर हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले के ऊपर बात करेंगे, जिनके बारे में हम देखेंगे, इनके सामान्य परिचय की बात करेंगे, इनका क्या सामाजिक सुधार के लिए क्या योगदान रहा है, किस तरीके से इन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए क्या कार्य किए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इनके क्या क्या संगठन है, क्या क्या इन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, जैसे कि स्कूल वगैरह की इन्होंने स्थापना की, इनके क्या क्या साहित्य है। साहित्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगातार 3 साल से इनके साहित्य के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। इनका जो सामान्य परिचय है उसको देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या इन्होंने संस्थाओं की स्थापना की वो देखेंगे। इसके अलावा इनका क्या सिद्धांत था, किस तरीके से इन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किए उनको देखेंगे। इसके अलावा जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साहित्य है, जो जो इन्होंने साहित्य लिखा है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलते हैं, सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। देख सकते हो आप दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फुले की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो इनके अगर हम परिचय की बात करें दोस्तों, तो इनका अगर जन्म जो हुआ है इनका 1827 के अंदर इनका जन्म हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इनकी डेट और इनकी मृत्यु से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1827 में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है आप सभी को पता होना चाहिए। ये महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे ज़िला था, पुणे ज़िले के अंदर इनका जन्म होता है। और एक माली परिवार, यानी कि दोस्तों माली परिवार इनके कर्म की वजह से जो ये कार्य करते थे, ये फूल वगैरह के ये कार्य करते थे, तो इस वजह से ये मतलब बगीचा वगैरह था इनके पास। और इनका जो जन्म था दोस्तों, इनका जब जन्म होता है तो जन्म के समय ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। और माता का देहांत हो जाता है तो इनका जो पालन पोषण जो करता है दोस्तों, इनकी जो परवरिश करती है, वो एक दाई माँ के द्वारा इनकी परवरिश होती है। और ये इनके पिताजी और ये दाई माँ वगैरह ये सारे लोग फूल वगैरह का कार्य करते हैं, तो इस वजह से इनको माली कहा जाता है। तो इस तरीके से इनका जो सरनेम दोस्तों माली पड़ जाता है कि। और इनका अगर पूरे नाम की अगर बात करें तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, या इनको ज्योतिबा फुले के नाम से इनको जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर इनकी उपाधि की अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी उपाधि महात्मा थी। तो महात्मा ये उपाधि इनको मिलती है दोस्तों, जब ये मुंबई के अंदर जब भाषण देते हैं और अपने प्रार्थना समाज की जब स्थापना करते हैं, उसके पश्चात दोस्तों बम्बई के लोगों के द्वारा, मतलब वहाँ पे जो पब्लिक थी, सभी लोगों ने मिलकर इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। फिर दूसरी उपाधि दोस्तों इनकी स्त्री शिक्षण के आद्य जनक इनकी उपाधि मिलती है। तो स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कौन उपाधि प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अंग्रेजों के द्वारा इनको उपाधि प्रदान की जाती है, क्योंकि ये स्त्री शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्परता के साथ कार्य करते हैं। और दलित महिलाओं के लिए, और जितनी भी जो भी महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, शिक्षित करने के लिए, शिक्षा में उनके महत्व को बढ़ाने के लिए ये महिला स्कूल की स्थापना करते हैं। तो ये सारे कार्य को देखने के पश्चात दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा इनको स्त्री शिक्षण के आद्य जनक के रूप में इनको उपाधि प्रदान की जाती है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर इनके विवाह की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से होता है। जो हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था, जिसके अंदर हमने आधुनिक भारत की जो महिलाएं थी उनके ऊपर बात की थी, तो उसमें हमने सावित्रीबाई फुले के ऊपर बात की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हो। तो इनका विवाह दोस्तों 1840 में इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से होता है। और सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सावित्रीबाई फुले एक अनपढ़ और निरक्षर महिला होती है। और जब ये इनका विवाह ज्योतिबा राव फुले से होता है, ज्योतिबा राव फुले इनको
खुद से मतलब पढ़ाते हैं और खुद से पढ़ाई लिखाई करवाकर इनको साक्षर करते हैं। और साक्षर करवाने के पश्चात दोस्तों ये एक महिला विद्यालय की स्थापना करते हैं। और महिला विद्यालय की जब स्थापना करते हैं तो शुरू में तो ये ज्योतिबा फूले ही उस महिला विद्यालय में टीचर के रूप में कार्य करते थे, मगर कुछ दिनों के बाद जब दोस्तों सावित्रीबाई फूले को ये पढ़ना लिखना और इनको साक्षरता और इनको पढ़ाई लिखाई कर दी जाती है, तो फिर ये सावित्रीबाई फूले और दोनों मिलकर फिर उस स्कूल को चलाते हैं। और उस स्कूल को चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि हम प्राचीन काल से देखते हैं कि जो महिलाओं के ऊपर जो शिक्षा के ऊपर बंदी से लगाई गई थी, उसी तरीके से मध्यकाल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बंदी से लगाई जाती है। फिर आधुनिक काल के अंदर भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बंदी से लगी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। मगर उन सभी प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों मिलकर महिलाओं को शिक्षा, और ख़ास तौर पर जो दलित महिलाएं, जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, उनको ये शैक्षणिक गतिविधियों में जोड़ते हैं, शिक्षा कार्य में जोड़ते हैं और उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इन सारी गतिविधियों के वजह से दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। और सावित्रीबाई फूले के ऊपर तो मतलब ये आता है, इनकी एक मतलब इनके बारे में बताया जाता है कि सावित्रीबाई फूले जब उस स्कूल में पढ़ाने जाती थी, हुजूरपागा का जो विद्यालय था दोस्तों, उस विद्यालय में जब पढ़ाने जाती थी, पुणे के अंदर जो विद्यालय था, महिला विद्यालय जो प्रथम विद्यालय माना जाता है, तो ये पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े अपने साथ लेकर जाती थी। क्योंकि दोस्तों जब ये पढ़ाने जाती थी तो उस विद्यालय में तो रास्ते के अंदर इनके ऊपर कूड़ा कचरा और कई तरह की जो है गंदगी इनके ऊपर डाली जाती थी। क्योंकि दोस्तों ये मतलब निम्न समुदाय से थी और ये जिस स्कूल में पढ़ाने जाती थी वो भी निम्न समुदाय के लोगों का स्कूल था। तो इस वजह से दोस्तों जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर तरह तरह की परेशानी डालते थे और इनके ऊपर कूड़ा कचरा वगैरह और दोस्तों कीचड़ वगैरह ये सारी चीज़ें डालते थे। तो इस वजह से इनके पूरे कपड़े जो पहन के जाती थी वो कपड़े गंदे हो जाते थे। तो वहाँ स्कूल में जाकर फिर वो अपने ड्रेस चेंज कर फिर अपना जो है शिक्षण कार्य करती थी। तो इस तरीके की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इन दोनों को उठाना पड़ती थी। तो इस वजह से दोस्तों इन सारी परेशानियों और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा इनको स्त्री शिक्षा का आद्यजनक इनको कहा जाता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये प्रभावित किन से हुए थे दोस्तों, जो ज्योतिबा फूले हैं ये प्रभावित हुए थे शिवाजी से, शिवाजी महाराज से प्रभावित होते हैं। और जॉर्ज वाशिंगटन, दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन जो है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं। अमेरिका की क्रांति में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इन दोनों से प्रभावित होते हैं और इनके जीवन से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित होकर ये सारी चीज़ें ये करते हैं। इसके अलावा दोस्तों थॉमस पेन की एक पुस्तक आती है राइट्स ऑफ मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये किस पुस्तक से प्रभावित थे। तो थॉमस पेन की पुस्तक है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थॉमस पेन नामक एक जो है विद्वान, उनकी पुस्तक है राइट्स ऑफ मैन, उस पुस्तक से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और उसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए वासुदेव बलवंत फड़के, जो महाराष्ट्र के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भड़कते हैं और इनको महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआतकर्ता के रूप में माना जाता है, जनक माना जाता है महाराष्ट्र की क्रांति का। तो वासुदेव बलवंत फड़के को ये प्रभावित थे। तो चार चीज़ें आपको याद रखना किस किस से, तो शिवाजी महाराज से, वाशिंगटन से, थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से और वासुदेव बलवंत फड़के से। ये चार लोगों का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। इस वजह से ये समाज सुधार के कार्य और सामाजिक उत्थान के कार्य और महिला शिक्षा के कार्य ये इस तरीके से करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों इस वीडियो में, ये स्लाइड में, तो 1827 में इनका जन्म होता है, पुणे के माली परिवार में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म के साथ ही दोस्तों इनकी माँ की जो है मृत्यु हो जाती है। तो दाई माँ के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। पूरा नाम हमने देख लिया, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, और इन्हीं को दोस्तों ज्योतिबा फूले कहा जाता है। उपाधि हमने देख ली दोस्तों महात्मा की, और स्त्री शिक्षण के आद्यजनक के रूप में इनको उपाधि प्रदान की जाती है। इनका विवाह दोस्तों 1840 में सावित्रीबाई फूले से इनका विवाह होता है। और विवाह होने के पश्चात दोस्तों इनको किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है और क्या क्या इनके साथ घटनाक्रम घटता है वो भी हमने देख लिया है। प्रभावित ये चार लोगों से थे, शिवाजी महाराज से, जॉर्ज वाशिंगटन से, थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से और वासुदेव बलवंत फड़के से ये प्रभावित थे। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इन्होंने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या इन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य किए वो देख लेते हैं। तो प्रमुख योगदान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रमुख योगदान अगर रहा है तो इन्होंने निम्न जाति कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन चलाए हैं। तो दोस्तों ये निम्न जाति से ही आते थे, निम्न वर्ग से आते थे। तो इन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के लिए, निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए, उनको जो है विकास, उनके जीवन का, उनकी कई सारी समस्याओं को जो है इन्होंने समस्याओं को समाधान के लिए, शिक्षा को महत्व प्रदान करने के लिए और उनको जो है उत्थान के लिए इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए हैं।
और स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखा जाए आधुनिक भारत में जितने भी जो भी योगदान जो आंदोलन हुए हैं समाज सुधार के, धर्म सुधार के, उन सभी आंदोलनों ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, विधवा विवाह को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है, मतलब विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। इसके अलावा दोस्तों महिला विद्यालय की इन्होंने स्थापना की, जो देश का प्रथम विद्यालय था। तो पुणे के अंदर दोस्तों 1848 में एक विद्यालय की स्थापना करता है जो महिला विश्वविद्यालय होता है, और ये देश का प्रथम विद्यालय होता है, हुजूर पाका विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना करते हैं उसका मूल उद्देश्य यही रहता है, जो पिछड़े वर्ग के, जो निम्न वर्ग के जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो है विकास करना, उन लोगों को सामाजिक विकास करना, उनका आर्थिक विकास करना, उनका शैक्षणिक विकास करना, उनकी सभी तरह की परेशानियों को जो है समाधान करना इस सत्य शोधक समाज के द्वारा करना था। और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको डेट याद रखना है। 1873 में इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, मुंबई के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और इनके ही सहयोग से दोस्तों जो महाराष्ट्र के जो किसान रहते हैं उन किसानों को जो है राहत दिलवाने के लिए एग्रीकल्चर एक्ट को पास करवाते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। क्या क्या हमको याद रखना है दोस्तों, निम्न जाति कल्याण के लिए इनको आंदोलन चलाया जाता है, स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है इनके द्वारा, और महिला विद्यालय की स्थापना करते हैं जो भारत का प्रथम विद्यालय होता है। और 1848 के अंदर जो है पुणे के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं दोस्तों 1873 के अंदर, और एग्रीकल्चर एक्ट को ये पास करवाते हैं। इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है एग्रीकल्चर एक्ट पास करवाने में। इसके बाद हम सामाजिक सुधार के कार्य देख लेते हैं दोस्तों। सामाजिक सुधार के कार्य में इनका क्या क्या योगदान देखने को मिलता है। तो इन्होंने पिछड़ी जाति में जातिगत तथा आत्मविश्वास लाने के लिए, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए प्राचीन काल से ही पिछड़ी जाति के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। तो उनका जो है आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो उनका आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए और उनके अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए इन्होंने स्त्रियों के साथ, मतलब स्त्रियों में तथा निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों इनका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य यही था कि जो पिछली जाति के जो लोग थे, पिछली जाति की जो स्त्रियां महिलाएं थी, उनको शैक्षणिक योगदान, मतलब उनको शैक्षणिक विकास के राह पे उनको जोड़कर शिक्षा प्रदान करना और उनका जो है सामाजिक विकास इस तरीके से उनका सुनिश्चित करना है, ये इनका मेन उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों इन्होंने इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए 1848 के अंदर पुणे के अंदर एक कन्या विद्यालय को खोला, जिसके अंदर कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। और किस तरीके से दोस्तों, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है शिक्षा का जो कार्य किया। इसके बाद दोस्तों 1872 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 2021 का जो 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों अक्टूबर के महीने में, वहाँ पे एक पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1872 में दोस्तों इन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी और पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक सिद्ध किया। और इन्होंने इसी पुस्तक के माध्यम से ये भी कहा कि दोस्तों जो विवाह के लिए जो पंडित वगैरह का जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, उन्होंने कहा है कि दोस्तों किसी भी समाज के द्वारा किसी भी जो भी ज्ञान अर्जन कर रखा है, जिसको भी मंत्र वगैरह याद है, वो विवाह का जो भी संस्कार है, विवाह के जो भी कार्य करवाए जाते हैं वो करवा सकता है। मतलब इन्होंने ब्राह्मणों के जो प्रभुत्व था उसको खत्म करने का यहाँ पे इन्होंने चुनौती दी है। और उसको जो पुरोहित वर्ग जो था दोस्तों, ये ब्राह्मण वर्ग से ही संबंधित था, उसको शोषक सिद्ध किया, मतलब ये समाज के अंदर रहकर समाज का शोषण करता है। तो ये उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से यहाँ पे ये सिद्ध किया है। तो किस पुस्तक के अंदर इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक के अंदर ये जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। और इसके कंटेंट के बारे में भी पूछा गया था दोस्तों। इसी पुस्तक के अंदर अमेरिका के अंदर जो श्रमिक वर्ग था उनके भी जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में भी जानकारी इस पुस्तक के अंदर दी जाती है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन NTUGC नेट ने दोस्तों 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1873 के अंदर इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर दी जाती है, ये हमने देख ही लिया है। 1876 के उसके 3 साल के बाद दोस्तों पूना नगर पालिका के ये सदस्य बन जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब ये पूना नगर पालिका के सदस्य बन जाते हैं तो उसी के समय दोस्तों 1888 में ये लोगों को संबोधित करते हैं, और उन लोगों को संबोधित करते समय ही दोस्तों इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी घटनाक्रम दोस्तों 1827 से इनका चलता है और 1890 में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है, ये याद रखना है। तो क्या क्या सुधार हुआ है दोस्तों इनके द्वारा पिछड़ी जाति के लिए और उनको आत्मविश्वास जगाने के लिए और स्त्रियों में शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्होंने शिक्षित बनाने का इन्होंने प्रयत्न किया। 1848 में दोस्तों इन्होंने पुणे के अंदर एक कन्या विद्यालय को खोला।
1872 में इन्होंने गुलामगिरी की जो है पुस्तक लिखी, और 1876 के अंदर भी दोस्तों एक धर्म तृतीय रत्न नामक एक पुस्तक लिखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। 1873 में दोस्तों इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1876 में पूना नगर पालिका की स्थापना की। ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर दिया गया है। 1888 में इनको उपाधि प्रदान की जाती है और उसी के 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम दोस्तों आगे देख लेते हैं 1920 के 30 के मध्य दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के पश्चात जो इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था उसी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है इनके समर्थकों के द्वारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है लोगों को जागरूक कर दिया था। तो उन्हीं समाज के लोगों के द्वारा 1920-30 के मध्य केशव राव जेठ नाम के एक व्यक्ति होते हैं और एक दिनकर राव होते हैं, इन दोनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो दोस्तों इनकी मृत्यु के पश्चात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1920-30 के मध्य जो आंदोलन चलाया था उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? केशव राव जेठ और दिनकर राव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद दोस्तों शंकर राव जादव का आपने नाम सुना होगा। शंकर राव जादव के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की जाती है। बहुजन समाज नामक एक संगठन की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? शंकर राव जादव के द्वारा ये स्थापना की जाती है, और ये समथिंग 1905 या 1907 के लगभग इसकी स्थापना की जाती है। तो ये आप कंफर्म कर लेना पुस्तक मतलब बुक वगैरह देखकर कि ये इसकी स्थापना कब की जाती है। तो 1905 या 1907 के आसपास इसकी स्थापना की जाती है। बहुजन समाज आंदोलन का मूल जो उद्देश्य था दोस्तों एक दलित आंदोलन था। मतलब जो बहुजन समाज जो आंदोलन छेड़ा था इन्होंने शंकर राव जादव ने और ज्योतिबा फूले ने, तो इसका जो मूल था दोस्तों ये दलित आंदोलन था। मतलब दलितों को जो है उत्थान करने के लिए, दलितों का विकास करने के लिए, दलितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। तो जाति प्रथा के विरुद्ध किस तरीके से आवाज़ उठाई गई थी कि दोस्तों सभी को शिक्षा का अधिकार देना है, और जो ब्राह्मण वर्ग का जो प्रभुत्व था उसको खत्म करना है, और पुरोहित वर्ग जो शोषक वर्ग बन के बैठा था उसको भी खत्म करना है। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने आंदोलन के द्वारा इसको खत्म करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इसमें क्या देखा दोस्तों हमने 1920 के 30 के मध्य केशव राव जेठ और दिनकर राव के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है। शंकर राव जादव के द्वारा जो है बहुजन समाज की स्थापना की जाती है, एक संगठन की स्थापना की जाती है, और इसका जो मूल था ये हमने देख ही लिया है। इसके बाद इनके जो है प्रमुख साहित्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रमुख साहित्य क्या क्या था? तो गुलामगिरी हमने देख ली है दोस्तों। गुलामगिरी की इनके द्वारा स्थापना जो है लिखा जाता है, जिसके अंदर ब्राह्मणवाद के जो प्रभुत्व को समाप्त किया जाता है, और जो पुरोहित वर्ग था उसके जो है शोषक सिद्ध किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो श्रमिक वर्ग था उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिलती है। सार्वजनिक सत्य धर्म की जो है इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों। सार्वजनिक सत्य धर्म मतलब सभी के लिए धर्म है दोस्तों, कोई मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं है, मतलब दलितों के लिए, मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए धर्म है, उसकी बात इस पुस्तक के अंदर की जाती है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है धर्म तृतीय रत्न। तो पुराणों का भांडाफोड़ नाम की जो एक पुस्तक लिखी दोस्तों, जिसके अंदर पुराणों को भांडाफोड़ किया जाता है, मतलब पुराणों को जो है भांडा फोड़ा जाता है, खुलासा किया जाता है। धर्म तृतीय रत्न जो फरवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो धर्म तृतीय रत्न पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फूले की है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म तृतीय रत्न पुस्तक, मतलब इस तरीके से पूछा गया था कि ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी है, या इस तरीके से पूछा गया था कि धर्म तृतीय रत्न पुस्तक का संबंध किससे है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है 1876 में पुस्तक लिखी गई थी जिसका संबंध ज्योतिबा फूले से है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इशारा इनकी पुस्तक है। शिवाजी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्य है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों दीन मित्र नामक एक पत्रिका चलाई जाती है बाद में, जिसके द्वारा ज्योतिबा फूले के द्वारा जो सिद्धांत थे, जो उन्होंने बातें बताई थी, उसको प्रचार प्रसार के द्वारा और नाटक के द्वारा इसमें फैलाया जाता है। सत्य शोधक समाज का जो मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था जो संगठन, उसको दीन मित्र नामक पत्रिका द्वारा फैलाया जाता था समाज के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो एक बार और थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं दोस्तों क्या क्या हमने पढ़ा है। तो 1827 में इनका जन्म होता है पुणे के माली परिवार के अंदर। इनका जन्म हम नाम देख ही लिया है। उपाधि इनको महात्मा की प्रदान की जाती है दोस्तों लोगों के द्वारा, और स्त्री शिक्षण के अद्यजनक इन अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की जाती है। इनका विवाह दोस्तों 1840 में सावित्रीबाई फूले के द्वारा होता है। ये दोनों मिलकर विद्यालय चलाते हैं, वो हमने देख लिया है। प्रभावित थे दोस्तों शिवाजी महाराज से, जॉर्ज वाशिंगटन से, थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से, और वसुदेव बलवंत फड़के से प्रभावित थे। प्रमुख योगदान की अगर बात करें दोस्तों तो निम्न जाति कल्याण के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने चलाया दोस्तों, और महिला विद्यालय के लिए जो है इन्होंने स्थापना की पुणे के अंदर, जिसके अंदर जो है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। महिला विद्यालय था दोस्तों, विश्वविद्यालय नाम आ रहा है बार बार में। तो महिला विश्वविद्यालय जो DK कर्वे के द्वारा किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है ये।
और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की जाती है। एग्रीकल्चर एक्ट के जो है पास करवाया जाता है दोस्तों इनके द्वारा। इसके बाद दोस्तों सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए इन्होंने पिछड़ी जातिगत जो है आत्मविश्वास लाने के लिए और स्त्रियों को जो है निम्न जाति के लोगों को शिक्षित करने का इन्होंने प्रयत्न किया। 1848 में पुणे के अंदर कन्या विद्यालय खोला और 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, जिसके द्वारा दोस्तों ब्राह्मणों को प्रभुत्व समाप्त किया। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। 1876 में पूना नगर पालिका की ये सदस्य बनते हैं। 1888 में दोस्तों ये लोगों ने इनको जो है महात्मा की उपाधि प्रदान की जाती है। उसी के 2 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1890 में। इसके अलावा दोस्तों 1920-30 के मध्य केशवराव जेठ और दिनकर राव के द्वारा यह आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। शंकर राव यादव के द्वारा बहुजन समाज नामक एक संस्था की स्थापना की जाती है, संगठन को स्थापित किया जाता है। और बहुजन समाज का जो मूल था दोस्तों, यह दलित आंदोलन को जो है उत्थान करना और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाना इनका मूल उद्देश्य था। इनकी पुस्तकों की और बात करें दोस्तों तो गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, सार्वजनिक धर्म पुस्तक है, धर्म तृतीय रत्न 1876 में ये जो प्रकाशित हुई थी। इशारा इनकी पुस्तक है, शिवाजी की जीवनी इन्होंने लिखी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ये सारी पुस्तकें और दीन मित्र नामक पत्रिका के द्वारा इनके जो है सिद्धांतों को फैलाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया जाता है। तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए आपको। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।